अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता जुमे की सुबह इराक में बगदाद के हवाई अड्डे पर अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और उनके साथ मौजूद इराकी मलेशिया कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू मेहदी मेहंदिस समेत 5 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका ईरान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। इसका बराह रास्त असर आलमी मंडियों पर पड़ता नजर आ रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है। हालात कहां पर जा रहे हैं और इन हालात में पाकिस्तान की कहा जा रहा था थोड़ी बहुत संभली थी, आगे आने वाला वक्त हमारे लिए कितना परेशान कुन हो सकता है, इसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त अपने पैनल से आपका तारुफ कराते चलूं। कराची लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसी तरह लाहौर स्टूडियो में साबिक MPA सायरा इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बड़ा काम किया, FATF के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सायरा इफ्तिखार। डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर खजाना, इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुआलालंपुर से शान सईद, तज्जियाकार, जो कि इस वक्त देख रहे हैं इस पूरी मार्केट में जो मूव है कहां पर जारी है। शान, आपका भी बहुत शुक्रिया। शान, आपकी तरफ मैं आऊंगा क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आपकी कुछ एंगेजमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमेरिकी ड्रोन हमले और इसके बाद जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम देख रहे हैं, ये हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं, आगे आने वाला वक्त कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शान? इमरान, इस वक्त जो है सिचुएशन बड़ी डेंजरस है और मेरा ख्याल है दोनों US एंड ईरान कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। बैकग्राउंड में बहुत सारे प्लेयर्स बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, US और ईरान दे आर हेडिंग फॉर अ बिग कन्फ्रंटेशन और इम्पैक्ट होगा ऑयल मार्केट में और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त वरीड हैं। इसका पर्पस क्या है? अगर इसका पर्पस देखें, जो मैक्रो पर्पस है, टू स्टॉप चाइना। किस तरह चाइना को स्टॉप करना है? $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना की ईरान में। CPEC को उन्होंने होल्ड करना है। तो जो असल जो पर्पस है, ईरान इज एन एक्सक्यूज। द टारगेट इज CPEC टू कंट्रोल चाइना और इस रीजन में आके जो है उनका जो है सी रूट्स को कंट्रोल करना। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो मूवमेंट जो शिप की होती है वो इंडियन ओशन में है। स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ऑयल एंड गैस के लिए। ठीक है, मेरा ख्याल है लैंडस्केप, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत एक खतरनाक मूवमेंट की तरफ जा रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। रशिया, चाइना, US, पाकिस्तान, बहुत सारे प्लेयर्स इनमें इन्वॉल्व हैं और अल्लाह खैर करे, मुझे हालात अच्छे नहीं नजर आ रहे। अल्लाह खैर करे, हालात आपको अच्छे नजर नहीं आ रहे। ये बताएं, पाकिस्तान के हवाले से जरा स्पेसिफिक होते हैं। पाकिस्तान बेसिकली एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक दरामदी मुल्क है। इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा कंपोनेंट हमारा ऑयल की पेमेंट्स होता है। ऑयल की पेमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान की मईशत जो है, इसके ऊपर कितना दबाव आ सकता है? अल्लाह अल्लाह करके अब थोड़े बहुत बेहतर हालात तो हमारे बकौल हुकूमत के हम सही ट्रैक पर आए थे। पाकिस्तान के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं ये? इमरान, आपको पता है पाकिस्तान जो है अपना ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च करता है और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर इंपोर्ट बेस्ड। सो इफ़ योर इंपोर्ट कॉस्ट गोज हायर, आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना एक बहुत मुश्किल काम है इस सिनारियो में। और हमारे यहाँ आपको पता है पॉलिसी का फुकदान है। हमने कभी ऑयल प्राइसेस को हेज नहीं किया। एडॉक बेसिस पे पिछले 25-30 साल से इस तरह मुल्क जो है वो चल रहा है। कोई हमने प्लानिंग नहीं की हुई कि जी अपने स्टोरेज फैसिलिटी को अपडेट करें या आप ऑयल प्राइसेस को हेज करें ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो। सो ऑब्वियसली अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, दो सिनारियोज जो मैंने देखे, अगर ये वॉर जो है इट स्टेज फॉर 3 days, so oil prices will be trading between $70 and $90 per barrel. If this war stays for 1 week or 1 month, then I see oil prices trading above $100. लोग ये बात कर रहे हैं क्या हम 2008 का लेवल टच करेंगे?
जब 11 जुलाई 2008 को ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $147 पे चली गई थी। मेरा ख्याल है अगर ये एस्केलेशन बढ़ती गई, सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ ऑयल टचेस $150 पर बैरल। तो मेरा ख्याल है हायर ऑयल प्राइसेस ब्रिंग हायर इन्फ्लेशन, और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और मुझे लग रहा है अगर हायर ऑयल प्राइसेस चलेगी, हमारी इकॉनमी जो है सब पार ग्रोथ में चली जाएंगी। ठीक है, लास्ट मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त जियोपॉलिटिक्स आउटलुक क्या लग रहा है, फ्यूचर आउटलुक क्या लग रहा है इस गिवन सिनेरियो में? इमरान, फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा बड़ा प्रिकेरियस है, इस वक्त बड़ी लिक्विड सिचुएशन है और बड़े सारे प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन है, थिंग्स आर नॉट वेरी स्मूथ, और इसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारे लोगों को होगा। और इस रीजन में यूएस ने हमेशा जो है वो हिकअप्स क्रिएट करने की कोशिश की हैं, और इस रीजन जो है ये दोबारा उन हिकअप्स और जियो लैंडस्केप में मोर ट्रबल्स मुझे नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद हमारे साथ रहे। और इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, हमारे और दीगर पैनलिस्ट जिसमें डॉक्टर अशफाक हसन खान भी शामिल हैं, जिसमें सिराज कासिम तेली भी शामिल हैं और जिसमें सारा इफ्तिखार भी शामिल हैं। इस्लामाबाद चलते हैं। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने है, ये मौजूदा सूरत हाल जिसमें बात की जा रही है कि एक सीपैक असल निशाना है, सीपैक को, और ये आलमी साजिश है सीपैक को सबोटाज करने की। तक आप बाय करते हैं इस थ्योरी को? क्योंकि बाहर जो बैठे हुए एनालिस्ट हैं वो तो बाकायदा यहां तक कह रहे हैं कि अगर 1 से 3 दिन तक रहती है तो जनाब ये $70 से $90 पर बैरल की रेंज हो सकती है। एक हफ्ते से 1 महीने अगर गई तो फिर ये और ऊपर $100 प्लस जा सकती है। बड़े बड़े कैलकुलेशन की जा रही है इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, नहीं, ये तो लाजमी हमारे जो मार्केट पे बैठे हुए हैं वो हर तरह की इवेंचुअलिटीज को एनालाइज तो कर रहे होंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हम चूँकि ऑयल डिपेंडेंट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, वी आर नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, और हम जैसे जितने भी ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ या इवन डेवलप कंट्रीज़ जो ऑयल डिपेंडेंट हैं होंगी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी नेट ऑयल इंपोर्टर है उसमें उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, हमारे लिए कुछ ज़्यादा भी बढ़ेंगी, इसलिए कि ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो हम फिर इस किस्म के जब जंगी हालात माहौल क्रिएट हो जाए और उससे इतनी अनसर्टनिटी फैल जाए तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है और वो हर चीज को पोस्टपोन करते चले जाएंगे। इससे ये है कि ऐसे में डॉक्टर साहब अभी जो बात की गई कि जनाब ऑयल प्राइसेस जब कम होती हैं हम उसको हेज क्यों नहीं करते, जब कम होती हैं तो हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते, इनके ऊपर क्यों मतलब ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक है हमारी है, लेकिन ऑयल प्राइसेस के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना सर? बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस जमाने में मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था तो इराक में जब जंग छिड़ी थी तो उस वक्त तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी कुछ जो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स थे जो मार्केट में बैठते हैं उन्होंने आके मुझे काफ़ी बताने की कोशिश की और मैं बड़ा कन्विंस भी हुआ। मैंने बड़ी मीटिंग भी कॉल की PIA को, बहुत सारे जो इस तरह के जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि यार कम से कम 10% हमारी अपने रिक्वायरमेंट है, इसको हम हेज करते हैं। लेकिन उसकी मुश्किलात ये थी कि चूंकि ये चीज़ें ये हैं कि एक मैं रिस्क ले रहा हूँ एज ए हेड ऑफ द डेट ऑफिस या वजारत ख़जाना ये रिस्क ले ले, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि जो हमने तय किया और उनसे कहीं अगर हमें बेनिफिट हो गया तो कोई हमें थपकी नहीं देता, लेकिन ज़रा अगर नुकसान होता तो सारा मलबा जो है वो हम पे गिरता। तो इसलिए फिर वो लोग थोड़ा सा डर गए और उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि आप पूरी कैबिनेट में ले जाएं, कैबिनेट फैसला करे। तो ये चूंकि इतना उन्होंने रेंज को बढ़ा दिया था कि कैबिनेट का फैसला करना है,
तो फिर वो आहिस्ता हम फिर आगे नहीं अच्छा बढ़े। तेली साहब लेकिन मैं बजाय समझता हूं तो होना चाहिए। तेली साहब बजाय ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, ब्यूरोक्रेसी के उस प्रेशर के ऊपर से आजाद करने की बात हो रही है, डिसीजन आप लें, जो प्रोसीजरल मिस्टेक्स वगैरह या इंटेंशन, उसको जरूर देखा जाएगा कि आपकी सही थी या नहीं थी, थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए। ऑयल प्राइसेस बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए बढ़ना। तेली साहब जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वॉर अगर हो गई तो इसमें बहुत सारे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस है या अनफोर्सीन इम्पैक्ट्स है जो कि आपको आज नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान आफ्टर ऑल हमारा पड़ोसी है और ईरान आफ्टर ऑल मुसलमान मुल्क है, तो उसके बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट आएंगे जो आज हम देख नहीं पा रहे, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अगर ऑयल बढ़ रहा है तो ऑयल ऐसी चीज़ है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हर चीज़ बढ़ेगी। यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगी, हर धंधा अफेक्ट करेगा, हर बिजनेस अफेक्ट करेगा। नंबर 3 कि आज ऑलरेडी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सप्रेस्ड है और जो ये इस वक्त अभी तक जो इक़दामात हुए हैं उस इक़दामात में लार्ज स्केल इंडस्ट्री माइनस में है और वो काम नहीं कर रही, आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। इसकी वजह क्या है कि लार्ज स्केल नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है? इंटरेस्ट रेट है, महंगाई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा हुआ है। अब ऑलरेडी इस वक्त डिफिकल्टीज में मौजूद है और उसके ऊपर अगर वॉर आ गई, और आपको ये पता है कि 2-3 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस आया है जिसको मिनी बजट भी कहते हैं लोग, वो ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने इंडस्ट्री को और चौक कर दिया है। पहले कहते थे CNIC दो, CNIC तो लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे, चल रहा है। अब कहते हैं कि आप उसको काम भी ना करो जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब पॉइंट ये है कि हम टैक्स कलेक्टर थे, ठीक है, हम कलेक्टर भी हम थे, हम उनको सिखाने वाले भी, हम सारा काम अगर इंडस्ट्री को करना है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सारा काम अगर हमें करना है तो FBR का क्या काम है? ठीक है, सिराज साहब आप आते हैं, उस तरफ भी आते हैं, क्योंकि मैं प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में था, इस वक्त मैं ऑयल प्राइसेस को लेके एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जो है सारा इफ्तिखार आपसे सवाल यही होगा, इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल वक्त जो है वो सामने आ खड़ा हो सकता है। खाकी में बदलने, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। सारे इफ्तिखार, सवाल वही है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कितनी तशवीशनाक हो सकती है पूरी दुनिया के लिए, खुसूसन इस खित्ते के लिए और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स हैव देयर शैडोज बिफोर। तो ये सिचुएशन तो हम देख रहे थे कि पिछले 8-9 महीनों से बिल्डअप हो रही थी, लेकिन उस वक्त हमने सोचा कि ये बस वो इसका अमेरिकन प्रेसिडेंट का और इसका पेंटागन का एक रेटरिक है जो कि बिकेगा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाउ इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। पिछले 8-9 महीनों से जो भी कुछ हो रहा था ये अब बहुत अगली रियलिटी की शक्ल में सामने आया है। अच्छा, हम पाकिस्तान की तरफ तो अल्टीमेटली आएंगे ही आएंगे बिकॉज हमारा कंसर्न पाकिस्तान है, लेकिन उससे पहले जो बात अभी हुई कि अगर, नोट डाउन माय वर्ड्स, अगर ये चीज एस्केलेट कर जाती है तो आपकी जो ऑयल की प्राइस है वो 150 से 200 USD डॉलर्स बैरल पर बैरल तक जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा हिट इसको आपकी जो EU की जो इकोनॉमी है ये इमीडिएटली रिसेशन में चली जाएगी इफ इट हैपेंस। तो कभी भी यूरोपियन यूनियन का ये एजेंडा नहीं होगा कि इस वॉर को मजीद लिंगर ऑन किया जाए। अब बात आ जाती है अल्टीमेटली पाकिस्तान की, तो अभी बात ये हुई कि हमारी मोस्टली जो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है इस वक्त, तो सोचें कि जब एक प्राइस की, इसकी ऑयल की प्राइस या पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे आम इस्तेमाल की चीजें, आटा, दाल, चीनी, चावल तक पे आता है। लिंक करती है ना सारी प्राइसेस आपस में। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान विल बी हिट, कहना चाहिए कि प्रॉक्सीज के थ्रू और एक एसिमेट्रिक मीन्स के थ्रू पाकिस्तान डेफिनेटली हिट होगा। तो लेकिन साथ ही साथ अब जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर लुकिंग एट द सेफ हेवन्स सच एज गोल्ड। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो ऑयल के अंदर मजीद इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ ही साथ बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है बिकॉज नोबडी ग्लोबली कैन अफोर्ड दिस
अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिसके अंदर पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है इस वक्त। ठीक। तो हम तो हिट होंगे ही होंगे, हमारे साथ बहुत यानी सारे ये stable एडवेंचर कोई भी अफोर्ड countries नहीं के कर साथ hit होते सकता, हैं। ये एडवेंचर इस वक्त पूरी दुनिया में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर अशफाक साहब, इस Exactly. वक्त ये जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की बात होती है सेंट्रल बैंक की तरफ से इन्फ्लेशन को लेकर, आप पर्टिकुलरली इस इवेंट को अगर आप जहन में रखें और फिर जो बात हो रही थी कि जनाब आगे जो है वो काफी ईज हो सकता है, आपके इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो कम आ सकते हैं, उसके साथ साथ पॉलिसी रेट कम हो सकता है, कोई नजर आ रहा है कुछ होता हुआ ऐसा? इस वक्त गवर्नर साहब तो यही कहेंगे कि देखिए 6-8 महीने पहले हमें ये पता था कि ये होगा और इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। या आप देखेंगे कि कभी ये लफ्ज भी आ जाएगा कि हमें तो पता था, इसलिए चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग है तो हमें तो 6-8 महीने पहले, जैसे अभी मैडम ने बताया कि ये नज़र आ रहा था, तो गवर्नर साहब कहेंगे देखिए हमने तो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए थे। देखिए चाहे ये इवेंट हो या ना हो, गवर्नर साहब ने इंटरेस्ट रेट को नहीं कम करना था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही हॉट मनी है, क्योंकि उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया हुआ है वहाँ पर कि ना मैंने एक्सचेंज रेट को छेड़ना है और ना इंटरेस्ट रेट को कम करना है। तो आप आओ, आप पैसे लेकर आओ हम ताकि हमारा रिजर्व भी बिल्ड हो। 1.5 बिलियन डॉलर आ चुका है 4-5 महीनों में, तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है। तो ये इवेंट होता या ना हो, गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट को नहीं कम करना था। और वो आज हम देख रहे हैं, अब तो खैर मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी इन्फ्लेशन में जो है वो थोड़ी सी कमी या साथ साथ आपके पॉलिसी रेट में कमी। सिराज साहब, तो डर है कि कहीं और बढ़ा ना दें। ठीक। हाँ। तेली साहब, इस वक्त वो पॉलिसी रेट की जो बात हो रही है, शरासूद 13.25% फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स के अंदर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने शॉर्ट टर्म 13.25% रिटर्न दुनिया में कहीं शायद उनको नहीं मिल रहा होगा। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपकी मईशत जो है वो पनप नहीं पा रही। ये सवाल क्यों नहीं उठाया तो जा रहा है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स के? तेली साहब। जी, मैंने रिसेंटली इमरान खान साहब आए थे, इनको भी कहा था, गवर्नर स्टेट बैंक की मौजूदगी में कहा था, और मैं हर टीवी चैनल पे ये कह रहा हूँ कि जब तक ये चेंज नहीं करेंगे, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, जब तक इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में नहीं आएगा, आपकी इकोनॉमी नहीं होगी। ये जो हॉट मनी की बात डॉक्टर साहब ने की, ये सिर्फ हॉट मनी कितने दिन रहेगी? अगर खुदा ना खास्ता ये वॉर आ गई, ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया मामला, तो ये पैसे निकल जाएंगे, और अगर ये निकल गए तो आप तो सर फिर आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आप कहीं के नहीं रहेंगे फिर। 1.5 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है अमाउंट, मगर इसके अगेंस्ट में आप 10% का नेट नफा सारी दुनिया को दे रहे हो। अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर रहे, अपनी इंडस्ट्री को ठीक नहीं कर रहे, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता जब तक ये इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब इसमें बात बड़ी सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है, गुज़िश्ता 2-4 दिन से देख रहा हूं मैं कि इनको समझ तो समझ है, मगर देयर इज सम अदर एजेंडा। व्हाई आर दे डूइंग दिस, व्हाई आर दे नॉट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। इसलिए हर कोई बात कर रहा है। मैंने इमरान खान को कहा कि आप 10 इकोनॉमिस्ट को बुलाओ, अपने कमरे में बैठ जाओ और आप मशवरा करो कि भाई ये सही है गलत है, मैं जो कह रहा हूँ क्या है। आप गूगल पे चले जाओ, देख लो। अब किस तरह समझाए, और कोई तरीका नहीं है समझाने का। दैट मीन्स एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई एम श्योर, बट ही डजंट वांट टू करेक्ट इट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, आई डोंट नो व्हाट। ये अल्लाह को पता है और उनको पता। सब वो तो कह रहे हैं 5 अरब डॉलर तक आ सकते हैं, अभी तो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर आए, 5 अरब तक ला सकते हैं। आखिरी बात याद रखना इमरान, बात बड़ी सिंपल है कि जो अभी हालात हो रहे हैं, इन हालात में अगर ये इन्होंने जल्दी ठीक ना किया, बल्कि अब बहुत लेट ही ऑलरेडी हो गया है, अगर ये वॉर एस्केलेट हो गई तो ये क्या होगा? आप जरा सोचो तो सही। बहुत सारी चीजें जो यू कांट इवन इमेजिन टुडे। ठीक, इसलिए कि ईरान की वजह से बहुत सी चीजें बेतुकी हो जाएगी। ठीक है। सारे इफ्तिखार, इस वक्त ज़ाहिर है कि पॉलिसी रेट पाकिस्तान में 13.25%, एक साल में हमने पौने प्लास्टिक इकॉनमी आपकी पनप नहीं पा रही है। ट्रेडर्स और आपके सामने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़े बुरे हाल में।
फॉरेनर्स पैसा बना रहे हैं, टीबीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिटर्न लेकर जा रहे हैं। ये आप समझ रही हैं किस डायरेक्शन में हम लोग? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इमरान। और अगर आप थोड़ा सा इसको ट्रैक बैक करके देखें तो अभी जो बात की वो ये थी कि बाहर से बस कर्जा आता है, वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन एड्स, लोन्स, और उसके ऊपर हम बड़े बड़े इंटरेस्ट के ऊपर हम ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ग्रोथ मॉडल हमारे यहाँ पे है, इट्स फंडामेंटली नॉट एड्रेसिंग एनी सस्टेनेबिलिटी। जो शुरू से हमारा इकोनॉमिक मॉडल या ग्रोथ मॉडल रहा हुआ है, उसको वी नीड टू ओवरऑल दैट, करप्शन हो या ना हो, बट द सिस्टम इज नॉट वर्किंग। तो बेसिक फ्लॉज जो आपके इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर है, जिसपे आपने एड लेनी है, और फिर आपकी जो आपने बात की कि आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो अगर हम वो पैसे लेकर दोबारा से उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए दोबारा लोन ले लेंगे, तो आप खुद सोचें कि इकोनॉमी का तो मतलब आई डोंट थिंक सो दैट वी वुड बी एबल टू एड्रेस दैट इशू। ठीक है, यानी इस वक्त जो बात की जा रही है समझ में नहीं आ रहा, बाय नहीं कर रहे, ये विशेष सर्कल है। जी जी जी, ठीक है। इस वक्त जो थ्योरी है, जो हॉट मनी जिसे कहा जा रहा है, बहुत से लोग जो है इसको सही भी समझ रहे हैं कि पैसा जो है वो सर्व कर सकता है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे नजर नहीं आ रहा। आपको टेम्परेरी अगर रिलीफ उससे मिल जाता है और उसके बाद फिर उन्हीं पैसों को रिटर्न करने के लिए आपको मजीद कर्जा लेना पड़ता है, तो फिर सोचेंगे, और महंगा कर्जा 13%। मतलब इससे पहले मैं सवाल ये रखूंगा कि क्या हम सुकूक नहीं लेकर जा सकते थे? क्या हम यूरो बॉन्ड्स नहीं लेकर जा सकते थे? कम से कम इतने महंगे तो वो नहीं होते। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर अशफाक साहब, हम यूरो की तरफ नहीं जा सकते थे, यूरो बॉन्ड्स की तरफ, सुकूक बॉन्ड्स की तरफ 5, 5.5, 6%, एक जमाने में 6-7% पे हुआ था तो बड़ा वाविला मचा था। आज तो हम 13.25% रिटर्न पे दे रहे हैं इनको। देखिए, मैं जब पिछले साल सितंबर में जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी थी और उनकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम थी, वो बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग थी वो, जिसके बाद ही हम IMF में चले गए, तो मैंने उनको 1 दर्जन के करीब एक्शंस बताए थे कि आप करें तो ये पैसे आपके पास आएंगे, जिसमें सुकूक भी फ्लोट करना था, जिसमें यूरो बॉन्ड को भी फ्लोट करना था, जिसमें चाइनीज मार्केट में जाकर आप RMB बॉन्ड जो है उसको भी फ्लोट कर सकते थे, और उससे जो पैसा रेज करते वो चाइना के साथ जो हमारे ट्रेड बैलेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए आप RMB को इस्तेमाल करते। तो ये सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी कसम खा ली है कि सिर्फ एक आदमी की बातों पे वो अमल करेंगे, और वो है गवर्नर रजा बाकर। दुनिया इधर से उधर हो गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही आदमी के सुन रहे हैं, और उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को वही बात बतानी होती है जिससे वो खुश हो जाए। तो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन उनको दिया जा रहा है। कभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को जाके बताया कि सर ये रिजर्व तो बढ़ रहा है, हमारा हॉट मनी भी आ रहा है और करंट अकाउंट भी बहुत बेहतर हो गया है हमारा, क्योंकि हमने इकोनॉमी के दरवाजे को बंद कर दिया है बिल्कुल। तो लेकिन सर उससे इन्वेस्टमेंट जो है गिर रहा है, उससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गई है, वो मैसिव नेगेटिव हो गई है। ठीक, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। सिराज कासिम तेली साहब से क्या वही प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते? मैं तेली साहब से, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उनको अच्छा बताया जा रहा है? वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत आ रही है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके FDI में नहीं आ रही, FDI तो आपके -3% हुए, ये सारे हॉट मनी आ रही है। क्या उनको ब्रीफ नहीं किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को? सही, मैंने ये बात बिल्कुल सही है कि इंफॉर्मेशन का प्राइम मिनिस्टर को जो दी जाती है उसमें बड़ी किस्म की वो कहते हैं रुकावटें हैं। वो भी मैंने कहा था, इनको इसीलिए कहा था मैंने। और मैं आपको एक बात और कहने जा रहा था, वो ये है कि अभी जो FBR ने जो ऑर्डिनेंस निकाला है, अब लगता ये है कि अब शब्बर जैदी भी इस टारगेट में कि इंडस्ट्री को कैसे बंद किया जाए, इसलिए कि अब जो कानून ये बना रहा है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बना रहा कि ये ताजिर आके रजिस्टर हो जाए, उसमें तो हम खुश थे, CNIC कार्ड में भी खुश थे, ताकि ये भले नए लोग आएंगे, अच्छा है, ठीक, मगर ये पुरानी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी जो इसने 2-3 कानून बनाए हैं। इन्होंने क्या किया है कि ये कहते हैं कि आपने CNIC दे दिया काफी नहीं है, आपने एड्रेस दे दिया काफी नहीं है, आप उस आदमी से धंधा भी ना करो
अगर वो रजिस्टर नहीं है, अब मसला ये है कि भाई FBR का काम है, हमने CNSI कार्ड दे दिया, नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया आपको, अब आपका काम है आप जाके उसको रजिस्टर करो। ठीक है, अब आप कहते नहीं रजिस्टर भी हम नहीं करेंगे, मेरा ख्याल से कल परसों या 2-4 दिन में शबर से नहीं कहेगा कि आप सारी किताबें भी FBR की लिख के हम भेज देवे, कैलकुलेशन भी करके हम भेज देवे। बिहार में जो 26,000 लोग हैं ये किस काम के हैं? तो ये भी लगता है ऐसा है कि टारगेट इज योर लोकल इंडस्ट्री, और इमरान खान को खुश करने के लिए कह देते हैं कि हमने एक्सपोर्ट को ये रिलीफ दिया, ये रिलीफ दिया। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री में सिर्फ इकोनॉमी चलाने के लिए एक्सपोर्ट इज 30 to 35% इंडस्ट्रीज है, ठीक है, 40 होगी, सही। बाकी 60% इंडस्ट्रीज दूसरी है जो लोकल इंडस्ट्रीज है, लोकल कैटरिंग करती है। उनको अगर आप बाहर डालोगे हाँ। तो इकोनॉमी ओवरऑल तो मार खा जाएगी ना। ठीक। तो ये अच्छा, कोई समझने को तैयार नहीं है। अब एक जो बात है सारा, ये जो बात हो रही है सारी ये FATF के बाद, क्योंकि FATF कहता है आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करें, अपनी इकोनॉमी से जो लूप होल्स हैं उनको सही करें। तो ये आप समझ लीजिए मैनेज हो रहा है या माइक्रो मैनेज हो रहा है? और अगर माइक्रो मैनेज हो रहा है तो उसकी डोमेस्टिक हम कीमत क्या अदा कर रहे हैं इस FATF के एक्शंस की? जी पहले सर वो जो विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी जो भी बात पहले हो रही थी, थोड़ा सा उसको मैं कंटिन्यू करूंगी कि मुझे बताएं पिछले 1.5 साल में कौन सी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बड़ी सब्सटेंशियल किस्म की आई हो, हाँ। कोई नई कॉरपोरेशन खुली हो, कोई नई मल्टी नेशनल आई हो, कोई स्टैब्लिश हुई हो, तो मुझे नाम बता दें। मेरा चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक है और हमें पता है कि वहां पे कितनी डाउन साइजिंग हो रही है, जिसको कि राइट साइजिंग का नाम दिया जा रहा है। डेली बेस के ऊपर एक वो स्टेज आई थी कि लोग डर रहे थे कि आज किसकी बारी है, आज किसकी बारी है, आज किसको गोल्डन हैंडशेक मिलेगा, कौन निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत नीचे चला गया हुआ है। ग्रोथ क्या, नेगेटिविटी में बिजनेस जा रहा है इस वक्त। तो वो बात बिल्कुल सही है कि अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई सिलेक्टेड किस्म की इंफॉर्मेशन शुगर कोट करके बड़ी गुडी गुडी करके उनको वो दी जाती है, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन उनको मिल नहीं रही। बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का इस वक्त। बेशक वो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, ये लोकल इंडस्ट्री, ये सर ने बिल्कुल, इशफाक साहब ने बिल्कुल सही बात की। अब आ गई बात इसकी FATF के रिव्यू की। अगर आप बात करें 22 से लेके गालिबन 24 तक बीजिंग में ये है। लास्ट आपको पता होगा कि बड़ी सख्त रिपोर्ट थी, लेकिन अभी जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मैंने थोड़ा पता किया, मुझे पता चला कि काफी हद तक पाकिस्तान ने उसके ऊपर काम किया। सो इफ देयर आर सम डिसअपॉइंटमेंट, कुछ बुरी खबरें तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं, और वो ये कि हमने खासतौर पर जो टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा शोर इंडिया ने मचाया था, और आपको पता है इंडियन लॉबी कितनी स्ट्रांग है। इट्स नॉट ओनली मेन FATF, बल्कि वो जो आपका एशिया पैसिफिक ग्रुप है APG, उसमें भी इंडिया बैठा हुआ है। तो उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जो उसकी विश लिस्ट है कि ब्लैक लिस्ट किया जाए पाकिस्तान को। और वो जो उसने ख्वाब देखा हुआ कि जी सितंबर, अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह में खा के जी सितंबर 2020 में वो 0 डे आ जाएगा और फ्री फॉल इकोनॉमी होगी और पाकिस्तान बिल्कुल वो हो जाएगा, पैरिश हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो वो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे इदारों ने बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को एड्रेस किया। और आपको याद होगा कि जब लास्ट रिव्यू हुआ था अक्टूबर में, तो FATF ने बाकायदा ये भी ऑफर किया था कि हम आपके पर्सनल को, आपके HR को अगर ट्रेनिंग की और कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे। अब एक जो बात जिसपे सबसे ज्यादा वो जो 40 प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें से 4 जो हैं वो स्पेसिफिकली टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर हैं। और अगर आप उनको नंबर वाइज पढ़े तो नंबर 5 डायरेक्टली जो आपकी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनकी फाइनेंसिंग के ऊपर वो एड्रेस करता है। इफ यू अलाउ मी तो मैं वो आपको शिक भी पढ़ के सुना देती हूँ, जिसके ऊपर इंडिया ने सबसे ज्यादा शोर डाला था। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है वो काफी आड़े आ रही है। मैं उसमें बात ये थी कि जो जितना भी पैसा इन बैंड ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसे बाकायदा जब स्क्रूटनाइज करना है उस कंट्री ने, तो उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करने के फंडिंग कहां से आई है, किस काम के यूज हो रही है, उनके मूवेबल एसेट्स, उनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, सबकी स्क्रूटनी होगी। और उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत काम किया है। और उसके अंदर मैं बता दूं, एक आपका जो CTD, आपका टैक्स का, आपका जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है,
इन्होंने मिलकर बहुत काम किया। और ठीक है, recently लास्ट इन सब की मिनट trainings हुई हैं, अब मैं बाकायदा जरा उनके चलना ऊपर चाहूंगा cases- डॉक्टर अशफाक साहब जी। के पास। डॉक्टर साहब, अभी जो बात की कि पाकिस्तान बड़ा देख रहा है कि कहां से पैसा आ रहा है, ये आपके केमन आइलैंड से भी पैसा आ रहा है, वर्जिन आइलैंड से भी पैसा आ रहा है, और आपके ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी पैसा आ रहा है आपके इस टी बिल्स के अंदर। कुछ जहन में बनती है बात क्या? नहीं होता, ये तो पैसा वापस आ रहा है। इन्वेस्टर्स हैं, बैठे हुए हैं, पैसे भेज रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। जहां तक मैडम ने अभी कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमने इससे बहुत काम किया है, लेकिन मेरा एक हंच है, वो ये है कि जब FATF को हमने IMF के प्रोग्राम के साथ लिंक किया है, तो ये बदनीयती पे मबन्ना चीज है। और ये जो रिव्यू होने वाला है चाइना में, इसमें अगर पाकिस्तान ने वाकई भी अच्छा किया तो आप देखेंगे 10 और चीजें निकाल देंगे कि इसमें भी आपने काम करना है। ये सिलसिला उस वक्त तक चलेगा, डू मोर चलता रहेगा, सिर्फ डू मोर चलता रहेगा, डू मोर चलता रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, एज लॉन्ग एज वी आर इन द IMF प्रोग्राम भी चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक, तेली साहब लास्ट कमेंट आपका क्या होगा इसके ऊपर? भाई मैं ये समझता हूँ कि IMF का प्रोग्राम चलता रहेगा अगर, तो ये 3-3.5% GDP ग्रोथ पे हम खड़े रहेंगे, तो 3 साल बाद पाकिस्तान का जो हाल होगा, अल्लाह माफ करे, हम बहुत पीछे चले गए होंगे, और ये बहुत ही मुश्किल है। और इसमें अगर ये वॉर 3-3.5% तो बड़ी अच्छी आप बता रहे हैं, मौजूदा हालात में 3.5% तो कोई नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं खाली। नहीं, कौन कह रहा है? आप क्या कह रहे हो? ज्यादा आएगी 3-3.5% से? लोग तो कम की बात कर रहे हैं। नहीं आएगी ना भाई। हाँ भाई IMF कह चुका है GDP ग्रोथ आपकी 3-3.5% के आसपास रहेगी। ठीक, दैट इज नॉट इनफ फॉर योर कंट्री। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं। सवाल ही नहीं पा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और तमाम वादों के लिए जो कि इस मुल्क की आवाम के साथ किए गए हैं, उनको ये पूरा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान, सिराज कासिम तेली और सारा इफ्तिखार और शान सईद आज के प्रोग्राम में शरीक रहे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।